हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। बीपीएससी के द्वारा पूछे गए साइंस के पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं और ये आज साइंस का पार्ट 4 है जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्विकली 67th बीपीएससी के रिविजन के तौर पर आप इसे ज़रूर कवर करें। आगे बढ़ने से पहले अभी तक यदि आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप तुरंत इसे ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप हमारी वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप विजिट कर सकते हैं। आपको हमारे मोबाइल पर बिहार एसआई मेंस की टेस्ट सीरीज, बीपीएससी 67 की टेस्ट सीरीज और साथ ही बिहार के लिए सारे करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? द मैग्नेटिक निडल पॉइंट्स टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्थ। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी वजह से चुंबक की जो सुई है यानी मैग्नेटिक निडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट आउट करती है। और जो हमारे दिशा सूचक होते हैं, दिशा का ध्यान बताने वाले, उनमें चुंबकीय सुई का ही प्रयोग किया जाता है यानी मैग्नेटिक निडल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? हाउ डू हाई टाइड्स प्रोड्यूस इन द ओशियन? पहला है भूकंप से, बाय अर्थक्वेक। दूसरा है सन की वजह से। तीसरा है स्टार्स की वजह से और चौथा है मून की वजह से। इसका उत्तर हो जाएगा मून। वैसे तो सन और मून दोनों के ही अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जल तरंगें उत्पन्न होती हैं, लेकिन क्योंकि प्रश्न हाई टाइड्स के बारे में है इसलिए इसका उत्तर चंद्रमा हो जाएगा। खास बात यह है कि पूर्णिमा और अमावस को सूरज और चांद दोनों का आकर्षण बल यानी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही सीध में काम करता है और इसकी वजह से वृहत ज्वार भाटा यानी हाई टाइड्स आती है। और इसके अलावा यदि शुक्ल अष्टमी और कृष्णाष्टमी को देखें तो इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के विपरीत काम करता है, इससे लो टाइड्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, उसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? कूलिंग इज डन बाय पानी के बहने से, कंप्रेस्ड गैस के छोड़ने से यानी जो संपीड़ित गैस होती है, तीसरा है रसोई गैस से और चौथा है ठोस को पिघलाने से। इसका उत्तर हो जाएगा कंप्रेस्ड गैस के थ्रू कमरे को ठंडा किया जा सकता है, जैसे कि एसी के अंदर होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, वहां पर कंप्रेसर्स लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स? फर्स्ट ऑप्शन था कि इसे प्रिज्म में से गुजारिए, दूसरा है फिल्टर से, तीसरा है पौधों से और चौथा है कि इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रिज्म में से गुजारने पर जो 7 रंग होते हैं सूरज की रोशनी में, जिसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे कलर्स की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो अलग अलग होती है और विबग्योर के थ्रू हम इसे सीक्वेंस में सातों रंगों को याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका उत्तर आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। इसका उत्तर है विटामिन के, जिसका कि रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन और इसकी कमी से खून का थक्का नहीं बन पाता है। निम्न में से कौन सा एक हार्मोन है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ हार्मोन? पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा है इन्वर्टेज, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है एस्कॉर्बिक एसिड। और इंसुलिन का निर्माण करता है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और पेनक्रियाज के आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के बी सेल से ये निकलता है। इसका काम ये है कि इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है बॉडी में और यदि इसका स्राव नहीं हो रहा है बॉडी में तो डायबिटीज का रोग हो जाता है। विकास का कारण क्या है? इवोल्यूशन प्रोसीड्स ऑन एन अकाउंट ऑफ, तो आपके ऑप्शंस है फॉसिल्स की वजह से, फॉसिल पदार्थ, दूसरा है जीने के संघर्ष की वजह से विकास होता है, तीसरा है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन यानी अडेप्टेशन की वजह से और चौथा है हेरिडिटी की वजह से। तो जैव विकास जिसे हम कहते हैं, जो इवोल्यूशन है, वो होता है अडेप्टेशन की वजह से, यानी कि लगातार जो जीव जंतु हैं वो अपने आसपास के पर्यावरण में हो रहे बदलाव के अनुकूल खुद को ढालते हैं और इसी तरीके से विकसित होते चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? द मेटल आयन प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, ऑप्शंस हैं आपके आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या फिर कोबाल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल है और कैरोनाइट नामक वर्णक पादपों में पाए जाते हैं पौधों में, वही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं और मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का मेन घटक होता है। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? पहला ऑप्शन है आपका निकटेटिंग पर्दा, दूसरा है कर्णपालिका कर्णाभ मांसपेशियां, तीसरा है सामने वाले दांत और चौथा है अपेंडिक्स की जो नस होती है वो। तो इनमें से सबका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके सामने वाले दांत। सबसे पहले हमें जानना होगा वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग कौन से होते हैं। ये वो क्रियाहीन है अंग जो मनुष्य में आज भी दिखलाई देते हैं लेकिन इनका कोई कार्य अब शेष नहीं रह गया है, जैसे कि अपेंडिक्स हो गया, आंख की एक निषेचक झिल्ली है वो हो गया है
और जो कर्णपाली की कर्णनाभ मांसपेशियाँ हैं वो है, लेकिन जो सामने वाले दाँत हैं ऑब्वियस है कि उनको तो भोजन को चबाने में काम आते हैं, तो दे आर नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है? अगला प्रश्न है, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन-सी होती है? स्वीटेस्ट अमंग ऑल शुगर्स इज़, पहला है फ्रक्टोज़, दूसरा है ग्लूकोज़, तीसरा है सुक्रोज़ और चौथा है लैक्टोज़। फ्रक्टोज़ एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और ये सबसे मीठा होता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? मोस्ट कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, पहला ऑप्शन है टिन का, दूसरा है शीशे का, तीसरा है निकेल का और चौथा है टिन और शीशे की मिश्र धातु यानी अलॉय का बना होता है। जब कभी भी सर्किट में लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोडिंग हो जाती है, आपने बहुत सारे हैवी सामान एक साथ यूज कर रहे हैं आप इस वजह से, तो आपका जो फ्यूज का तार है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है इसलिए वो पिघल जाएगा और इससे पूरा सर्किट में जो करंट है वो रुक जाएगी। और फ्यूज तार जो है टिन और तांबे की मिश्र धातु के भी बनाए जाते हैं और इसके अलावा टिन और लेड की मिश्र धातु के भी बनाए जाते हैं। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं किसका होता है? While tinning of brass utensils, the ammonium chloride powder used to clean the hot utensils produces fumes of which of the following? तो पहला ऑप्शन है आपका अमोनिया का, दूसरा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं होता है, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और चौथा है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसका उत्तर है आपका कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये धुआं होता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड को जब भी हम गर्म करते हैं तो उससे अमोनिया निकलती है और HCl बनता है और दोनों ही गैसें मिलकर सफ़ेद धुएं के रूप में हमें दिखाई देती हैं जब हम पीतल के बर्तनों को कलई करते हैं। अगला है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा कर सकते हैं? व्हाइट लाइट इन अ ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है कि कॉपर का तार यानी कॉपर वायर को गर्म करके, दूसरा है फाइबर को गर्म कर दीजिए, तंतु को गर्म करके, तीसरा है परमाणु को उत्तेजित करके और चौथा है अणुओं को दोलित करके यानी ऑसिलेटिंग मॉलिक्यूल्स। और नलिका में भरी ऑर्गन गैस और पारे को वाष्प में विसर्जित करने के लिए दोनों तंतुओं को गर्म किया जाए, तब तंतु गर्म हो जाता है और नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। अल्कोहलिक खमीर यानी फर्मेंटेशन का आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज, पहला है पायरुविक एसिड, दूसरा है एसिटल्डिहाइड, तीसरा है इथाइल अल्कोहल और चौथा है फॉर्मिक एसिड। इसका उत्तर है इथाइल अल्कोहल। फर्मेंटेशन की जो रिएक्शन है बहुत बार पेपर में पूछी गई है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट केप्ट इन ग्लास बॉटल्स बिकॉज इट रिएक्ट्स विद दृश्य प्रकाश से, दूसरा है कांच की सोडियम ऑक्साइड से, तीसरा है कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से और चौथा है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसका उत्तर है कि कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, कांच उसी का बना होता है, उससे ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर देता है और उसे गला देता है, तो इसलिए उसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर एक धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, आपको बताना है कि वो धातु कौन सी है। A metal when left exposed to air for some time it gets coated with green basic carbonates. The metal is, पहला ऑप्शन है कॉपर यानी तांबा, दूसरा है चांदी। इसका उत्तर है कॉपर। कॉपर के ऊपर ही यदि आप उसको अधिक समय तक वायु में खुला छोड़ के रखते हैं तो उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की एक ऑलमोस्ट ग्रीनिश से कलर की परत जम जाती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज, पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है एसिटिलीन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है एथिलीन। इसका उत्तर हो जाएगा एथिलीन। आपको बता दें कि इससे पहले जो है कार्बाइड के थ्रू फ्रूट्स को पकाया जाता था कुछ सालों पहले तक, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? आपको बताना है। द एक्सप्लोजिव नाइट्रोग्लिसरीन इज, पहला ऑप्शन है कि एक नमक है, सॉल्ट है, दूसरा है नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, तीसरा है सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है और चौथा है कि एक एस्टर है। इसका उत्तर हो जाएगा कि एक एस्टर है, एक रंगहीन तेल या द्रव होता है नाइट्रोग्लिसरीन और ये डायनामाइट बनाने में काम आता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ यूटेंसिल विद जिंक, बर्तन को ऋण ध्रुव पर बनाया जाता है यानी जो यूटेंसिल है उसे हम नेगेटिव एनोड पर रखते हैं। दूसरा है शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर बनाया जाता है यानी जो प्योर जिंक है उसको हम पॉजिटिव साइड में रखते हैं। तीसरा है कि जो बर्तन है उसको हम नेगेटिव और जो जिंक है प्योर उसको हम पॉजिटिव साइड पर सेट करते हैं। और चौथा है कि यूटेंसिल को हम पॉजिटिव साइड और जिंक को नेगेटिव साइड पर रखते हैं एंड देन इस प्रोसेस को करते हैं। तो इसका उत्तर है आपका कि जब भी हम जिंक से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं यानी जिंक की परत चढ़ाते हैं किसी बर्तन के ऊपर,
तो जो बर्तन है उसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड में सेट करेंगे और जो हमारा प्योर जिंक है उसको हम पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड में सेट करेंगे। और जो हमारा नेगेटिव ध्रुव होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप। और जो हमारा पॉजिटिव होता है, धन ध्रुव होता है, उसे हम एनोड कहते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? द नोबल गैस नॉट प्रेजेंट इन द एयर इज, पहला है हीलियम, दूसरा है नियॉन, तीसरा है आर्गन और चौथा है रेडॉन। आपकी बहुत सारी नोबल गैसेज हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। जनरली किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं, ये स्टेबल स्टेट में पाई जाती हैं। और जो रेडॉन है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, ये स्थायी नहीं होता है, इसलिए वायुमंडल में पाया नहीं जाता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? व्हाट इज ड्राई आइस? पहला ऑप्शन है ठोस बर्फ है ये, दूसरा है ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा है कि ये ठोस अमोनिया है और चौथा है कि ये ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे कि जो ड्राई आइस है वो ठोस CO2 होती है और ये क्योंकि बर्फ के समान दिखाई देती है इसलिए इसको शुष्क बर्फ कह देते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? अ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून टू अर्थ, देन इसका मास बदल जाएगा यानी द्रव्यमान चेंज होगा। दूसरा ऑप्शन है कि इसका वेट यानी भार बदल जाएगा लेकिन मास नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तीसरा है कि भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, वेट एंड मास दोनों चेंज होंगे। और चौथा है कि कोई भी चेंज नहीं होगा, न वेट न मास। इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका भार बदल जाएगा। देखिए मास किसी भी चीज का चेंज नहीं होता है, आप उसे कहीं पर लेके जाएं, लेकिन वेट जरूर चेंज हो सकता है। और चांद के ऊपर जो G है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, उसका मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो ऑब्वियस है कि जो चीज पृथ्वी पर जिसका भार जितना भी है, चांद पर अगर आप उसे ले जाएंगे तो वो 1/6 हल्की महसूस होगी। ऑब्वियस है कि इसका भार बदलेगा और मास चेंज नहीं होगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल किस प्रकार से होगा? यू आर स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ड्यू टू योर वेट विल। पहला ऑप्शन है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय 0 हो जाएगा, यानी आपका वेट 0 होगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और कितने एक्सेलरेशन के साथ? 9.8 एक्सेलरेशन के साथ। दूसरा है कि लिफ्ट का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 हो जाएगा, आपका वेट 0 हो जाएगा, लिफ्ट नीचे आ रही है इसी एक्सेलरेशन के साथ। तीसरा है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय 0 होगा। और चौथा ऑप्शन है कि लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से कोई प्रभाव आपके भार पर नहीं पड़ेगा। इसका उत्तर है कि लिफ्ट जब ऊपर से नीचे आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ तो आपका भार 0 फील हो। जब व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर की ओर जाते हैं तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और नीचे की ओर आने पे भार घटा हुआ प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए सपोज करें तो वो फ्री फॉल करने लगती है, उसे उसमें हम पिंड का जो भार है, ऑब्जेक्ट का जो भार है वो शून्य हो जाता है और इसे ही हम फ्री फॉल यानी भारहीनता की स्थिति कहते हैं। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? द नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी एट द एज ऑफ 20 इयर्स इज अबाउट 100, 206, 300 हड्डियां या फिर 200 हड्डियां। इसका उत्तर है 206 हड्डियां। शिशु अवस्था में होने पे शरीर में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं और एडल्ट एज में आने के बाद ये लगभग 206 अस्थियां हो जाती हैं। सबसे छोटी हड्डी इंसान में कान में होती है, स्टेपी जिसे हम कहते हैं, और सबसे बड़ी अस्थि जो है जांघ में होती है जिसे हम फीमर कहते हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि इन कंपैरिजन टू फीमेल मेल्स हैव हाई कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज, क्योंकि वो अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। दूसरा है क्योंकि उनको अधिक घर से बाहर आना जाना उनका होता है। तीसरा है क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और चौथा है कि उनमें साधारणतया कम चर्बी होती है। देखिए क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है जबकि स्त्रियों में ये 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम रोगग्रस्त नहीं हो जाते तब तक स्त्रियां इसका वाहक नहीं बनती हैं, उनमें कलर ब्लाइंडनेस आगे जनरेशन में नहीं जाती है। जबकि जो पुरुष का केस है उसमें यदि माता या पिता किसी के भी एक्स गुणसूत्र उसमें आ जाए, उससे प्रभावित होकर पुरुष में, तो वो कलर ब्लाइंड हो जाता है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स? पहला है बेसिक, दूसरा है सी, तीसरा है फास्ट और चौथा है फोर्टेन। इसका उत्तर है कि फास्ट नाम की कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होती है, बाकी तीनों कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? द डिसीज स्प्रेड बाय HIV वायरसेस। ट्यूबरक्लोसिस यानी 6 रोग, दूसरा है डायरिया, तीसरा है कैंसर और चौथा है एड्स। उत्तर आप सभी को मालूम।
बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका उत्तर है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटॉप ऑफ एनी एटॉमिक न्यूक्लियस इज दैट न्यूक्लियस व्हिच हैज, तो पहला ऑप्शन है कि न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहती है पर प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। दूसरा है प्रोटॉन सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो जाती है। तीसरा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है। और चौथा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की ही संख्याएं चेंज हो जाती हैं। इसका उत्तर है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं, किसी सिंगल एटम के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें सब में प्रोटॉन तो सेम रहते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या चेंज हो जाती है। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा है? एक्टिव केमिकल इन अ मॉस्किटो रिपेलेंट इज, पहला है एथ्रेलिन, दूसरा है एट्रोपिन, तीसरा है 2-आइसोप्रोक्सीफेनाइल और चौथा है बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। उत्तर है एलिथ्रीन, जो कि मच्छर भगाने वाली दवा में एक केमिकल है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यदि आप जल्दीबाजी में उत्तर करने के मूड में रहेंगे तो इसका आप उत्तर 4 लगा के आ जाएंगे, बट इसका आंसर है 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस की बात की गई है, एटम की बात नहीं की गई है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑन सेल्सियस स्केल द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी विल बी। इससे पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि फ़ारेनहाइट स्केल में इसका मान कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 31 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 36.9 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 31.5 डिग्री सेल्सियस। इसका उत्तर है 36.9 डिग्री सेल्सियस। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? इन एयर विच गैस हैज द मैक्सिमम अमाउंट। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है CO2, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन। ये है आपका ज्योग्राफी का भी प्रश्न हो सकता है और इसमें 78% हवा में नाइट्रोजन होता है, 20% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा भी कुछ अन्य गैसें होती हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगेगा, क्योंकि इन विंटर सीजन if we touch an iron block and a wooden block in the morning then we feel the iron block is colder than the wooden block because, पहला है क्योंकि लोहे का जो गुटका का ताप है वो लकड़ी के गुटके से कम होता है, उसका टेम्परेचर। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी कि लोहा जो है वो बेटर कंडक्टर है हीट का इन कंपैरिजन टू वुड। थर्ड है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। चौथा है कि लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट और फोर्थ इसका उत्तर नहीं हो सकते। इसका उत्तर है 2, जो लोहा है वो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर पाता है और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इंसुलेट करती है हीट को। भारी पानी वह पानी होता है, हैवी वाटर इज, जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। दूसरा है कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण को कहते हैं हम। तीसरा है कि हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है और चौथा है कि ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, यानी कि ऑक्सीजन का आइसोटोप या फिर हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो इसका उत्तर है थर्ड, जो ड्यूटेरियम है जिसकी अभी हमने पीछे भी बात की थी, जो कि हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है समस्थानिक है, उसी को हम हैवी वाटर कहते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा कितना होगा? इफ 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइटेंड फॉर 10 आवर्स देन द कंजप्शन ऑफ पावर वुड बी। पहला है 0.1 यूनिट, दूसरा है 1 यूनिट, तीसरा है 10 यूनिट और चौथा है 100 यूनिट। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें फॉर्मूले के थ्रू। आपको बता दें कि जो बिजली खर्च है वो हमारा किलोवाट आवर में निकलने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो किलोवाट आवर में जब हम इसे निकालेंगे तो इसका उत्तर 1 इकाई निकल करके आएगा, बिकॉज वॉट दिया है 100 वॉट, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोवाट में निकलेगा एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 घंटे इसको जलाया जा रहा है। तो उत्तर आएगा 1 यूनिट। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इफ द लेंस ऑफ अ ग्लास हैज पावर +2 डायप्टर देन द फोकल लेंथ विल बी। पहला है 200 सेंटीमीटर, दूसरा है 100 सेंटीमीटर, तीसरा 50 सेंटीमीटर और चौथा है 2 सेंटीमीटर। अगेन ये भी आपके लिए न्यूमेरिकल है और इसे भी आपको फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा। जो फोकस दूरी है उसी का मात्रक डायप्टर होता है और फॉर्मूला होता है P = 1/f, जहाँ पर जो f है, जो फोकल लेंथ है, वो मीटर में होनी चाहिए। तो जब आप इसको उल्टा करेंगे तो फोकस दूरी = 1/p, यानी 1/पावर ऑफ लेंस। ध्यान बस इतना रखना है कि आपके जो ऑप्शन है वो मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो इसलिए जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका उत्तर 1/2 0.5 नहीं 0.5 इंटू 100 करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूले में ही फोकस लेंथ जो है वो मीटर में दी होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? पहला ऑप्शन है गर्भाशय में यानी यूट्रस में,
दूसरा है ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी में, तीसरा है टेस्टिकल्स यानी अंडग्रंथि में, चौथा है वेजाइनल पैसेज यानी योनि मार्ग में। इसका उत्तर हो जाएगा ओविडक्ट, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अंडवाहिनी के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? Which is the endocrine hormone that stimulates the thyroid gland to secrete thyroxine? पहला है TSH, दूसरा है FSH, तीसरा है LTH और चौथा है ACTH। इसका उत्तर हो जाएगा TSH। ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये सारे चारों के चारों, और इन सभी को पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि ही इन्हें स्रावित करती है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? How many pairs of nerves emerge from the vertebral cord? आपके ऑप्शन है 13, 31, 33 या फिर 12। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि जो नर्व्स निकलती हैं वर्टिब्रल कॉर्ड से वो 31 निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस? पहला है सेरिब्रम में जो प्रमस्तिष्क कहलाता है, दूसरा है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम में, तीसरा है स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुक रज्जु में और चौथा है तंत्रिका कोशिका में यानी नर्व सेल के अंदर। रिफ्लेक्स एक्शन का जो सेंटर पॉइंट है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड होती है। हमने आपकी उंगली को गर्म चाय के कप के पास में टच किया है तो तुरंत ही आपको वो उंगली को हटा लेना है। इसको रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ही एक्शंस आएंगे। इसके लिए तुरंत ही माइंड को एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, ये काम आपके स्पाइनल कॉर्ड भी कर देती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल? पहला है कि ट्रायंगुलर है, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी है, तीसरा है प्लेनर है यानी समतल है और चौथा है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय है। ऑक्टाहेड्रल क्योंकि जो सल्फर है वो S8 यानी 8 से मिलकर के उसको बनाना होता है अपना मॉलिक्यूल, और इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल है। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? An element X has 4 electrons in its outermost shell. What will be the formula of its compound with hydrogen? पहला है XH, दूसरा है X4H4, तीसरा है XH3 और चौथा है XH4। इसका उत्तर है XH4। बिकॉज यदि किसी X नाम के एलिमेंट के अंदर बाहर यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो उसको 4 ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो कंप्लीट हो पाएगा और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुलफिल हो पाएगा, 8 हो पाएंगे। और हाइड्रोजन के पास एक ही होता है तो 4 हाइड्रोजन एक अकेले X से जुड़ेंगे एंड देन फॉर्मूला विल बी XH4। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप्स? तो ये जो पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, उसमें जो तीसरा ग्रुप है और जो चौथा ग्रुप है और उसके जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनका क्या नेचर होता है ये पूछा है आपसे। तो पहला है कि वो बेसिक और एसिडिक दोनों ऑक्साइड्स होते हैं, दूसरा है कि केवल बेसिक होते हैं यानी क्षारीय होते हैं, तीसरा एसिडिक होते हैं और चौथा है कि न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। इसका उत्तर है बेसिक और एसिडिक, उनमें दोनों ही ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। तो आवर्त सारणी के अंदर जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप है और उसके जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं वो सभी एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, यानी बेसिक और एसिडिक दोनों तरीके के वो नेचर शो करते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट whose atom has 2 protons, 2 neutrons and 2 electrons? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो आपसे एटॉमिक मास नंबर पूछा गया है जिसका कि फॉर्मूला है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ऐड कर देना है। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, सो 2 + 2 = 4। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के तत्वों के लिए होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अकर्स फॉर मेटेलिक एलिमेंट्स? पहला है 28, दूसरा है 287, तीसरा है 288 और चौथा है 2882। इसका उत्तर है 2882। जनरली जो धातु की आउटर मोस्ट शेल होती है, बाहर का कोश होता है, उसमें 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और जो अधातु यानी नॉन मेटल है उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? Who invented the aeroplane at the beginning of this century? पहला है राइट ब्रदर्स, दूसरा है जेम्स वॉट, तीसरा है हम्फ्री डेवी, चौथा है बोम। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया है, जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का और हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप? पहला है न्यूटन, दूसरा है जेम्स वॉट, तीसरा है हम्फ्री डेवी और चौथा है गैलीलियो। तो ऑब्वियस है कि बाकी के तीनों तो इसके उत्तर नहीं है क्योंकि पीछे हमने देखा है तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव चार्ज? पहला है एक्स रेज, दूसरा है अल्फा रेज, तीसरा है बीटा रेज और चौथा है गामा किरणें। इसका उत्तर है बीटा रेज। ये रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं
रेडियोधर्मी होते हैं जो उनसे 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो है पॉजिटिवली चार्ज होती हैं यानी धन आवेशित, बीटा नेगेटिव यानी ऋणात्मक होती हैं और गामा पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल रेज होती हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ्स कॉल्ड? पहला है डायमेंशंस यानी आयाम, दूसरा है तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, तीसरा है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और चौथा है द्रव्यमान यानी मास। तो जो लगातार टू सक्सेसिव क्रीस्ट या ट्रफ होते हैं उनके बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है क्योंकि डिस्टेंस बेसिकली नापती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर? पहला है वेलोसिटी यानी वेग, दूसरा है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, तीसरा है मास और चौथा है फोर्स यानी बल। इसका उत्तर हो जाएगा मास। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला है यानी संवेग का फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर यदि आप रेशो देंगे P और V का तो साइड में आपके साइड में m बचेगा केवल यानी मास बचेगा, तो इसलिए इसका उत्तर मास हो जाएगा। बल निम्न में से किसका गुणनफल है? फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है मास एंड वेलोसिटी का, दूसरा है मास एंड एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान और त्वरण का, तीसरा है वेट और वेलोसिटी का और चौथा है वेट एंड एक्सेलरेशन यानी भार और त्वरण का गुणनफल है। तो फोर्स का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? पहला है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है फोर्स और चौथा है वॉल्यूम यानी आयतन। तो इसमें से जो सदिश राशि नहीं है वो है आपका वॉल्यूम और बाकी की जो तीनों है यानी विस्थापन, वेग और बल, ये तीनों ही सदिश राशियां हैं। सदिश राशि वो होती है जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, विद्युत क्षेत्र, भार यानी वेट, चाल, प्रवणता और बल आघूर्ण, ये सारे के सारे आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और जैसे कि समय है, मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इन सब में आपकी दिशा नहीं काम करती है, तो ये स्केलर क्वांटिटीज है यानी अदिश राशियां हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर डिस्टेंस मीन्स 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, आपको सभी को मालूम होना चाहिए। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द एक्सेलरेशन? पहला है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, दूसरा है a इज इक्वल टू यू प्लस वी टी, तीसरा a इज इक्वल टू v प्लस यू टी और चौथा इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू। तो इसका उत्तर करने के लिए या तो आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए और या फिर आपको जो मोशन के 3 इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन याद है तो भी आप इसका उत्तर लगा देंगे। इसका प्रश्न का उत्तर है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, पहला है कि जीन के ब्लेंडिंग से यानी सम्मिश्रण से, दूसरा है क्रोमोसोम्स में बदलाव हो जाता है, तीसरा है जीन की शफलिंग से, मिश्रण से और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जेनेटिक वेरिएशन जीन की ब्लेंडिंग से भी हो जाते हैं, जीन की सफलिंग से भी हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स में यदि कोई बदलाव हो जाए तो उससे भी वेरिएशन क्रिएट हो जाते हैं, विचरण क्रिएट हो जाते हैं। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है जस्ते के एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबे में मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व बताइए कितना है? और साथ में आपको ये भी दिया गया है कि जिस जस्ते को मिलाया गया उसका घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और तांबे का घनत्व है 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 volume of zinc having density 7100 kilogram per meter cube is mixed with 2 volume of copper having density 8900 kilogram per meter cube to make brass. The density of brass is, तो पहला है 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दूसरा है 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तीसरा है 9500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और चौथा है 9800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये फिर से आपका जो है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका उत्तर आएगा 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको डेंसिटी निकालनी है, ब्रास की घनत्व निकालना है और घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको बनाने के लिए हमें मास चाहिए जस्ते का और तांबे का, जो कि कितना है, क्योंकि हमने जस्ते का एक भाग मिलाया इसके लिए इसका मास तो यही रहेगा 7100 किलोग्राम और तांबे के 2 हिस्से मिलाए हैं इसलिए 8900 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तांबे को टोटल हमने मिलाया है 17800 किलोग्राम। तो टोटल आपका मास हो जाएगा जो कि ब्रास बनाने में इस्तेमाल हुआ है दोनों से, वो होगा 24900 किलोग्राम। और डेंसिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है, तो जस्ते का एक भाग वॉल्यूम, तांबे का एक भाग वॉल्यूम, 1 + 2 = 3 हुआ।
तो 24900 किलोग्राम को 3 से करेंगे डिवाइड एंड आंसर विल बी 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये था हमारा साइंस का पार्ट 4। जल्दी हम साइंस का पार्ट 5 लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में और विजिट करें हमारा मोबाइल ऐप, हमारी वेबसाइट और हमारा टेलीग्राम चैनल। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।